नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं नसीब किसके साथ का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भाग को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना था सीमा अमन के कमरे में उसके लिए दूध का गिलास लेकर के आई थी और बोली, आपने दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया। उसकी बात सुन करके अमन को बहुत अच्छा लगा कि कोई है जो उसकी फिक्र करता है। दोनों में कुछ देर थोड़ी नोक झोंक हुई और फिर सीमा को अचानक कुछ याद आया और वह नीचे भाग गई। और अब आगे सुनिए। दूसरी सुबह रविवार का दिन था। सीमा फूलों के पौधों में पानी डाल रही थी। छत पर बहुत सारे फूल वाले पौधे गमलों में लगे थे। उसे बागवानी का शौक था तो वो इस तरह पूरी कर रही थी। गुलाब के पौधे में 2 फूल आए थे। उसे देख करके वो बहुत खुश हो गई और फिर जाने किन ख्यालों में खो गई कि उसकी माँ ने उसे आवाज दी तो वो अपने ख्यालों को झटक करके दौड़ती हुई नीचे उतर आई और सीधे अपनी माँ के पास जा करके रुकी। इसलिए उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। अमन वहीं पास बैठा सबके साथ नाश्ता कर रहा था। मीता पराठे सेंक करके सबको दे रही थी। सीमा ने अपनी सांसें बहाल करने के बाद पूछा, हाँ माँ, आप क्या बोल रही थी। बेटा, तेरे पापा बोल रहे थे कि तेरी सहेली के घर के पास जो वकील साहब का घर है ना, अमन को वो घर जाकर के दिखा दो। ओ अच्छा, इसलिए मुझे लगा कोई काम होगा। अच्छा, तो मैं बस तुझे काम से आवाज दे सकती हूँ, ऐसे नहीं। सीमा ने ऐसे ढंग से मुंह बना करके कहा था कि सीमा की माँ को हंसी आ गई। अमन भी नजरें नीची करके उसे ही देख रहा था और जब थोड़ी देर बाद वो अमन के साथ घर से निकलने लगी तो माँ ने उसे हिदायत दी, अमन को घर दिखा करके तू वापस आ जाना, अपनी सहेली के घर मत रुक जाना, घर में काम भी है। मैं हमेशा तो नहीं रुकती उसके यहाँ माँ, वो तो कभी कभी। हाँ, वो बस कभी कभी तू भूल जाती है, इसलिए तो मैं तुझे याद दिलाना नहीं भूलती। ठीक है, अमन को घर दिखा करके सीधे वापस आऊंगी मैं। ठीक है, अब जा। उसके बाद सीमा और अमन वकील के घर जाने के लिए निकले तो अमन बहुत तेज कदमों से चल रहा था, इसलिए सीमा ने उसे टोका, आपको पता है किधर जाना है। नहीं तो फिर थोड़ा धीरे चलिए, मैं आपके कदमों के साथ नहीं चल पा रही। ऐसा लग रहा था कि मुझे वकील साहब से मिलने जाना है और आप रास्ता दिखा रहे हैं। उसकी बात सुन करके अमन को हंसी आ गई और फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही दोनों वकील साहब के घर के पास थे। सीमा ने उसे घर दिखाया और वापस लौटने लगी तो दरवाजे पर ही उसकी सहेली मिल गई और वो उससे बातें करने लगी। अमन वकील साहब से मिला और उससे घर बेचने के सिलसिले में बात की। उनकी पत्नी चाय और नमकीन ले आई थी। वो तो चाय पीते हुए बातें कर रहे थे, तभी अमन के मोबाइल बज उठा। उसके पापा का फोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फोन किया था कि बहन की शादी पक्की हो गई थी और उसे ये खबर ऐसे बताई जा रही थी जैसे रिश्तेदारों को बताया जाता है। अमन का मूड खराब हो गया था। वकील साहब से बात करके वो उठ गया और वो जब घर की ओर बढ़ने लगा तो पीछे से भागती हुई सीमा भी आ गई। अरे रुको, रुकिए जरा, उसने आवाज दे करके अपने होने का एहसास दिलाया तो अमन रुक गया। आप अभी तक यहीं पर थी। जी, वो मेरी सहेली ने मुझे रोक लिया था ना, इसलिए। वो क्या है ना कि कल वो फिल्म देखने गई थी तो उसकी स्टोरी बता रही थी मुझे। बहुत अच्छी स्टोरी थी। आप फिल्म देखते हैं, वो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। तो अमन ने उसे घूर करके देखा पर सीमा कहाँ ध्यान देने वाली थी, इसलिए वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अमन को तेज कदमों से बढ़ता देख करके सीमा भी जल्दी से आगे बढ़ी और उसकी बुरी किस्मत, एक ईंट से उसका एक पांव टकरा गया और वो लड़खड़ाते हुए गिर गई। वो वहीं बैठ करके रोने लगी। देखा, जल्दबाजी का नतीजा।
मेरा पांव तुड़वा दिया, पता नहीं किसका गुस्सा है और निकाल मुझ पर रहे हैं। उसे रोता देख करके अमन उसके पास आ गया और उसे सहारा दे करके उठाया। उफ, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? वो मासूम सी शक्ल बना करके बोली तो अमन ने उसका हाथ छोड़ दिया और आराम से कहा, ऐसा करो, थोड़ी देर यहीं पर बैठी रहो, जब दर्द कम हो जाए तो घर आ जाना। उसकी बात सुन करके सीमा बड़बड़ाते हुए उठ गई। एक तो किसी के काम आओ, ऊपर से अपने पांव भी तुड़वाओ, और किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। ठीक ही कहते हैं लोग, परदेसी किसी की हमदर्द नहीं होते हैं, उन्हें बस चोट पहुंचाना आता है, मरहम लगाना नहीं। सीमा बड़बड़ाते हुए धीरे धीरे चल रही थी और अमन मुस्कुराते हुए चुपचाप चला जा रहा था। और जब दोनों घर पहुंचे तो अमन तो सीधा छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा, पर सीमा की मां ने आड़े हाथों लिया। जब बोल करके भेजा था कि वहां नहीं रुकना है, फिर क्यों रुकी? वो अभी और भी डांट लगाने वाली थी कि सीमा की आंखें पनीली हो गई। उसने अपने लहजे में मासूमियत घोल करके कहा, माँ, आपको लगता है मैं जानबूझ करके वहां रुकी थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, जाते समय मुझे एक पत्थर से ठोकर लग गई थी। कितनी मुश्किल से वकील साहब के घर तक पहुंची थी, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुरंत वापस चल दूं, इसलिए थोड़ी देर वहीं बैठ गई। अभी भी इतना दर्द हो रहा है कि खड़े होना भी मुश्किल है। ओह, मुझे ये सब नहीं पता था बेटा, इसलिए डांट दिया। तुम बैठो, अभी गर्म पानी ले करके मैं आती हूँ, उसमें अपने पांव डाल करके रखना, दर्द में आराम मिलेगा। अमन ये सब सीढ़ियों पर खड़ा सुन रहा था, फिर वो अपने कमरे में चला गया। सीमा ने उसे बातें सुनते देख लिया था। फिर अगले दिन सीमा ने बाथरूम के फर्श पर जानबूझ करके साबुन रगड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि इस समय तक सभी नहा चुके होते हैं, बस अमन ही देर से उठता है। और अब वो किचन में गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही थी। उसके मन में रह रह करके हंसी फूट रही थी, मगर ये क्या, अमन की जगह सीमा के पापा बाथरूम में चले गए। दरअसल उनकी घड़ी उन्होंने बाथरूम में खोली थी, वही लेने दोबारा गए थे बाथरूम में और फिसल करके गिर गए थे। वो तो भगवान जी का शुक्र था कि उन्होंने गिरते गिरते टब को पकड़ लिया, नहीं तो बहुत ज्यादा चोट आती। बाथरूम में जैसे ही गिरने की आवाज आई, सीमा हंसते हुए किचन से बाहर भागी। सोचा था अमन का मजाक उड़ाएगी, मगर जब बाथरूम में माँ पापा को बाहर आते देखा तो उसकी हंसी और भागते पांव दोनों पर ब्रेक लग गए। पर उसके पापा की नजर उस पर पड़ गई थी और वो समझ भी गए थे कि कारस्तानी उनकी लाडली बेटी की है, इसलिए उसे खामोशी से घूर करके देखा और अपने कमरे में चले गए। और सीमा का तो अफसोस और शर्मिंदगी के मारे नजर उठाना मुश्किल हो गया। सुना था बहुत बार, आज देख भी लिया, जो लोग दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं कभी कभी खुद बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं, अमन ने पीछे से आकर के कहा था। सीमा ने झटके से अपना सिर उठा करके उसकी ओर देखा, जिसका सितारा सा रोशन आंखों में मुस्कुराने की हल्की सी चमक थी। वह उसे घूरती हुई अपने पापा के कमरे में गई कि उन्हें कोई मरहम तो ला करके दे दे। सीमा को रह रह करके अपने पर गुस्सा आ रहा था और इसी गुस्से में उसने उसकी चाय में चीनी की जगह 1 चम्मच भर करके नमक मिला दिया। और जैसे ही अमन डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठा, जल्दी से उसके लिए चाय और नाश्ता लगा दिया। अमन को उसके इतनी जल्दी चाय नाश्ता ला करके देने से कुछ गड़बड़ी तो लगी, पर उसने सीमा को इस बात का एहसास नहीं होने दिया और नाश्ता करने लगा। लेकिन पराठे के 2-4 कौर खाने के बाद उसे सब नॉर्मल लगा, तो उसने चाय का कप उठा करके ओंठों से लगाया, पर पहली घूंट के साथ ही उसे बहुत जोर की खांसी आ गई और आंखों में आंसू आ गए। सीमा उसकी हालत पर जोर से हंसना चाहती थी, मगर जाने क्यों अमन की हालत देख करके उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो फौरन पानी लेने भागी। पर जब उसने अमन को पानी का ग्लास बढ़ाया तो उसने लेने से मना कर दिया और फिर से चाय उठा करके पीने लगा। तो सीमा ने जल्दी से उसके हाथ से चाय का कप छीन लिया और किचन में जा करके दूसरी चाय बनाने लगी। आज पहली बार सीमा को अमन के चुपचाप कड़वी चाय पीने पर बेहद शर्मिंदगी के साथ बहुत दुख भी हुआ था, लेकिन वो अपने इस एहसास को कोई नाम नहीं दे पा रही थी। दोपहर तक उसे रह रह करके सुबह वाली बात कचोटती रही और इसलिए वह अपने कमरे में उदास सी बैठी थी। तभी मीता उसके पास आई। क्या बात है सीमा, इतनी उदास सी क्यों हो? कुछ नहीं मीता, बस ऐसे ही उदास होने का मन है।
ऐसे ही उदास होने का मन है का क्या बात हुई भला? मीता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे सीमा के पल पल बदलते मूड का पता था, इसलिए वो उसे देख करके मुस्कुरा रही थी। देखो मीता, मैं इस वक्त एकदम सीरियस मूड में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अच्छा बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मीता सीमा के कमरे में आई तो सीमा बहुत उदास थी। उसने कहा, मीता अभी मेरा किसी से बात करने का मन नहीं है, बस उदास रहने का ही मूड है। अच्छा, ऐसा भी कहीं होता है? सच बता, कहीं तुझे अमन में अपना हीरो तो नजर नहीं आ रहा है? हूँ, मेरा दिमाग खराब है जो उस चुप्पे घुन्ने को अपना हीरो बनाऊं। पता नहीं क्या सोचती हो तुम भी। अरे उसके जैसा कोई हीरो होता है भला? फिर ठीक है, उदास होने का मूड है तो रहो। मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैंने मम्मी और चाची जी से इजाजत ले ली है फिल्म देखने जाने की। पता है ना कौन सी फिल्म लगी है? बेल बॉटम। पर क्या सच्ची? मम्मी मान गई कि हम सहेलियों के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं। और क्या, मैं हवा में बोल रही हूँ। फिर मैं तैयार होती हूँ। और तुम्हारे उदास होने का मूड जो था, मीता ने मुस्कुराते हुए कहा, वो फिल्म देख करके आने के बाद बना लूंगी। सीमा ने हंसते हुए कहा। हाँ, अक्षय कुमार के साथ किसी और को देख करके मूड तो खराब हो ही जाएगा मेरी बन्नों का। मीता की बात सुन करके सीमा हंस दी। और क्या? अच्छा, मैं तैयार होती हूँ। पागल, अभी से तैयार होकर के क्या करोगी? 5 बजे का शो है और अभी तो बस 2 ही बज रहे हैं। या कहीं ये तो नहीं बन ठन करके उस अकड़ू को दिखाना है? मुझे उसके जैसे घोंचू के लिए तैयार होने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही इतनी खूबसूरत हूँ कि उसके जैसे लोग मुझे देख करके दिल थाम लें। सीमा अकड़ते हुए बोली। अरे जरा धीरे बोलो, कहीं उस दिन की तरह उसने सुन लिया तो। सीमा उस दिन की बात याद करके जोर से हंसी और हंसते हंसते ही जब उसने नजरें उठाई तो वो सामने ही खड़ा बड़े आराम से सीमा को डींगे मारते हुए सुन रहा था। सीमा उसे देख करके एकदम से चुप हो गई तो मीता ने सामने देखा और अमन को देख करके वो भी खामोश हो गई और धीरे से कहा, मैं तो चली और ओंठों पर जबरदस्ती की मुस्कान सजा करके वहां से जल्दी से निकलने लगी थी कि सामने की दीवार से टकरा गई। फिर भी रुकी नहीं बल्कि भागती हुई चली गई। उसे ऐसे भागते देख करके अमन को हंसी आ गई और सीमा के ओंठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर मीता के जाते ही अमन सीमा के सामने आकर के खड़ा हुआ। तो मैं घोंचू हूँ? उसने सीधे पूछ लिया। नहीं, वो तो मैं बस ऐसे ही मजाक में कह रही थी। बहुत अजीब सी मजाक करती हैं आप। वैसे और कितने टाइटल सोच रखे हैं मेरे लिए? प्लीज बता दीजिए। सीमा का घबराहट के मारे बुरा हाल हो रहा था और इस बात को एंजॉय कर रहा था। सीमा के लिए तो जान बचाना मुश्किल लग रहा था। उसने शर्मिंदगी की नजरों से अमन को एक नजर देखा और फिर सॉरी बोल करके भागी और अमन को बहुत जोर से हंसी आ गई, जिसे सीमा ने नीचे पहुंच करके भी सुना। सीमा और मीता दोनों का रिजल्ट आ गया था और दोनों की फर्स्ट डिवीजन आई थी, पर सीमा को मीता से अधिक नंबर आए थे और इसलिए वो पूरे घर में तितली की तरह उड़ रही थी। दोनों बच्चों की खुशी में घर में अच्छा खाना बनाया गया और सीमा के पापा ने राहुल से मिठाई मंगवा करके मोहल्ले में भी बंटवाई। जब शाम में अमन घर आया तो सीमा के पापा ने उसे दोनों के अच्छे रिजल्ट के बारे में बताया और सीमा की काबिलियत की तारीफ भी की। फिर जब शाम को सीमा अमन के कमरे में चाय लेकर के आई तो उसे कप थमाते हुए शुरू हो गई। पापा ने मेरे रिजल्ट के बारे में तो बता ही दिया होगा, देख लीजिए पूरे 85% आए हैं मेरे। उसने बड़े अंदाज से अपनी खुशी जाहिर की। अमन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर उठ करके अपनी अलमारी खोली और एक किताब निकाल करके उसके हाथ पर रख दिया। तो फिलहाल ये गिफ्ट पेश है, मुझे यकीन है तुम्हें जरूर पसंद आएगा। सीमा की बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में चमक आ गई, जैसे कि प्यार के दीप जल उठे हों। वो अमन की आंखों में देखने लगी। क्या हुआ, गिफ्ट पसंद नहीं आया? ये तो बहुत अनमोल है मेरे लिए, पर पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। अमन ने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई और धीरे से पागल कह करके कमरे से बाहर निकल गया। मीता के ननिहाल से फोन आया था।
फोन उसकी मामी ने किया था। दरअसल जब मीता ननिहाल में थी तो उस सब के काम में हेल्प करती थी और वैसे भी उसका स्वभाव बहुत मिलनसार था। एक दिन मोहल्ले से कुछ औरतें मिलने आई थी, तब मीता ने ही सबको चाय नाश्ता दिया था और सबसे शालीनता से बैठ करके बातें भी की थी। उन्हीं में से एक औरत ने अपने इंजीनियर भाई का रिश्ता भेजा था। कुछ दिन बाद ही लड़के के परिवार वाले घर आए और रिश्ता पक्का हो गया। लड़के के परिवार की जानकारी मीता के मामा ने दी थी कि सभी अच्छे लोग हैं। शाम को अमन घर आया तो सब लोग चाय पीने बैठे थे। अमन भी वहीं सब के साथ बैठ गया तो बातों बातों में उसे भी मीता की शादी पक्की होने की बात पता चली। चाय पीने के बाद वो छत पर टहलने आ गया था तो सीमा अपने पांवों में सिर झुकाए बैठी थी। अमन उसके पास ही बैठ गया और पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? तब उसने अपना सिर उठा करके उसकी ओर देखा। सीमा की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। अमन ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? ओ मीता की शादी पक्की हो गई है और वो अब थोड़े दिनों बाद मुझे छोड़ करके चली जाएगी। वह बहुत उदासी से बोली। ओ गॉड, तुम बिल्कुल पागल हो। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। हाँ तो आप तो ऐसे ही कहेंगे। अगर आप किसी से इतना प्यार करते और वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो रहा होता तब आपको पता चलता कि पागलपन क्या होता है। ऐसी बात नहीं है सीमा, सोचो हमेशा सब साथ नहीं रह सकते हैं। अगर हम ऐसे आंसू बहाते रहे तो सारी जिंदगी बस रोते हुए बीतेंगे और फिर अपने दुख को दिखा करके हमदर्दी लेना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। अमन दोस्ताना लहजे में बोल रहा था। उसकी बात सुन करके सीमा ने ना में सिर हिला दिया। गुड, चलो अब अच्छी तरह चेहरा धो लो, पूरा काजल फैल गया है। और बोल करके वो अपने कमरे की ओर बढ़ गया। मीता की शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का ही निकला था। फिर पूरे 6 महीने बाद ही कोई मुहूर्त था, इसलिए सीधे शादी ही हो रही थी। जल्दी जल्दी सारे रिश्तेदारों को फोन से न्योता भेजा गया और फिर बाजार के चक्कर लगाए जाने लगे। मीता की शादी में सीमा ने लहंगा पहना था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अमन थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। और वो कुछ बोल रही थी, वह भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तब उसने उसे कंधे से हिला करके आवाज दी, अमन, आपको पापा बुला रहे हैं। तब वो जैसे होश में आया और फिर नजरें झुका करके चला गया। जी अंकल, आपने मुझे बुलाया? ओ बेटा, तुम्हारी माँ का फोन आया था। तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, तुम्हें तुरंत बुलाया है। अमन ने उसी वक्त अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसे जाता देख करके सीमा का दिल जैसे टूटने पर लगा था, पर वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकी और फिर वो अपनी ढेर सारी यादें छोड़ करके चला गया। उसके जाने के बाद जैसे सीमा के जीने का मकसद ही ना रहा। मीता भी अपने ससुराल की हो गई थी। ना चाहते हुए भी उसे कॉलेज तो जाना ही था। अभी 1 साल बाकी जो था बीएससी में, और फिर घर में वक्त काटना और भी मुश्किल होता, इसलिए वो कॉलेज जाने लगी थी। फिर धीरे धीरे ही सही उसने खुद को संभाला ही था कि अमन के पापा का फोन आया। उन्होंने अपनी बेटी निशा की शादी में सबको बुलाया था। अब उनकी तबीयत ठीक थी। कॉलेज से आते ही उसे ये खबर राहुल ने दी कि अगले हफ्ते हम सब दिल्ली चल रहे हैं अमन की बहन की शादी में। और ये खबर सुन करके जैसे सीमा की रंग रंग में जिंदगी दौड़ गई। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला कि अभी पूरे 1 हफ्ते का समय है, इसलिए थोड़ा धड़कनों पर रोक लगाओ सीमा। और फिर देखते देखते वो दिन भी आ गया जब वो सब दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठे थे और नियत समय पर अमन के घर में पहुंचे। शादी का घर था तो बहुत सारे मेहमान भी थे। अमन की मां ने सबसे उनका परिचय कराया। निशा और नमन भी बड़े प्यार से मिले, पर सीमा की नजरें जिसे देखना चाहती थी वो कहीं नहीं दिख रहा था। वो खुद से किसी से पूछ भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से बैठी थी कि राहुल ने उसकी मुश्किल आसान कर दी। उसने नमन से पूछा, नमन भैया, अमन भैया कहीं गए हैं क्या? हाँ, उन्हें पापा ने किसी काम से पूना भेजा है, कल तक आ जाएंगे। नमन ने सीमा को एक नजर देखते हुए कहा, जो नजरें झुकाए बैठी थी। अच्छा, सीमा ने सुना तो ना चाहते हुए भी उसकी निगाहें ऊपर उठ गई और नमन जो उसे ही देख रहा था तो दोनों की नजरें मिल गई। एक एक करके निशा की शादी की सारी रस्में निभाई जा रही थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत,
पर अमन को कोई अता पता नहीं था और जैसे उसके होने ना होने से किसी को कोई मतलब भी नहीं था। सीमा को अजीब लग रहा था कि घर में बहन की शादी है और बड़ा भाई नदारद है, फिर भी किसी को कोई मतलब नहीं है। कैसे सब खुशी खुशी सारी रस्में पूरी हो रही हैं। तभी उसने अपनी माँ और कुछ रिश्तेदारों को बातें करते हुए सुना कि अमन की माँ अब जिंदा नहीं है, इसलिए उसे कोई महत्व नहीं दिया जाता है। तब उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा, वो सब सही कह रहे हैं। ये सब जान करके सीमा को बहुत दुख हुआ कि शायद इसलिए अमन इतना चुपचाप रहता था। फिर निशा की शादी की घड़ी भी आ गई, मगर अमन घर नहीं लौटा। उसने कुछ रिश्तेदारों की बातें सुनी जो कह रहे थे कि अमन शुरू से ही रिश्ते निभाने में पीछे रहा है, बड़ा गैर जिम्मेदार है वो। सीमा को उसके बारे में ऐसी बातें सुनकर के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर वो केवल सोच ही सकती थी। निशा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। दूसरे दिन सीमा और उसकी फैमिली वापस जाने वाले थे, पर निशा की मम्मी ने मिन्नत किया कि 2 दिन रुक करके जाइएगा, अभी निशा की विदाई हुई है। सीमा बेटी से जाने क्यों लगाव सा हो गया है और इतने मान से रोकने पर वो लोग रुक गए। नमन का व्यवहार सबको बहुत अच्छा लगा। हालांकि सीमा उससे कम ही बोलती थी, पर वो अपनी बातों में उसे भी शामिल कर ही लेता था। नमन बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत था और अमन की तरह ही स्मार्ट शक्ल सूरत का नौजवान था। 2 दिन बाद सब वापस आ गए थे, पर सबकी जुबान पर नमन की ही बातें थी। नमन इतना मिलनसार है, बड़ों की इज्जत करता है, बिल्कुल घमंड नहीं है उसे, वगैरह वगैरह। और ये सब सुन करके सीमा के कान पक गए थे। अभी दिल्ली से आए हुए दूसरा ही दिन था कि अमन के पापा का फोन आया और सीमा के पापा ने अपने दोस्त से बात करने के बाद जब फोन रखा तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता है। ये खबर सुन करके सब बहुत खुश हो गए। तब सीमा किचन में चाय बना रही थी और जब उस सब के लिए चाय लेकर के आई तो उसके कान में भी उसके और नमन की शादी की बात पड़ी। ये बात सुन करके वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। बाद में उसने अपनी माँ से दबे स्वर में कहा, माँ, अमन तो नमन का बड़ा भाई है, फिर पहले तो उसकी शादी होनी चाहिए थी। सीमा की माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया और बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और अमन के यहाँ से वापस जाने के बाद तुम्हारी हालत जो हुई थी उससे मैं भी बेखबर नहीं हूँ, पर अगर रिश्ता अमन के घर आता तो मैं 100 बार सोचती, क्योंकि उसके परिवार में उसकी कोई हैसियत नहीं है, जबकि नमन अपने पापा मम्मी का लाडला है, घर का वारिस है, इसलिए मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर उसने और नमन दोनों के स्वभाव में भी फर्क है। अमन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता, अपनी बहन की शादी के मौके पर भी नदारद रहा। वहीं नमन का व्यवहार अब सब देख चुके हैं कितना अच्छा है, और वैसे भी वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, बहुत खुश रहोगी तुम। फिर उन्होंने सीमा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो बेटा, खुशकिस्मती खुद चल करके आए तो उसे ठुकराना नहीं चाहिए। और फिर ये भी सोचो, अमन तो अब तक घर भी वापस नहीं आया, उसके पापा को भी उसकी कितनी चिंता हो रही थी। फिर सीमा ने कुछ नहीं कहा, इससे ज्यादा अपनी बात नहीं बोल सकती थी सीमा, और बोलती भी तो किस गुमान से। अमन ने कौन सा इजहार मोहब्बत किया था उससे जो वो उसका इंतजार करती। फिर जल्दी ही नमन और सीमा की सगाई हो गई, पर अमन उसमें भी शामिल नहीं हुआ। सगाई के 15 दिन बाद ही शादी का मुहूर्त निकाला गया था। सीमा की बहनें उसे छेड़ रही थी कि एक तरह से लव मैरिज ही हो रही है तुम्हारी। नमन जीजू ने तो तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया, और सीमा बस नजरें झुकाए सुनती रही थी सबकी बातें। सीमा के दिल में अमन से मिलने की कसक ही रह गई, और उसके आए बगैर ही नमन के साथ उसकी शादी हो गई। विदाई के वक्त वह मीता के गले लग करके बहुत रोई। बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया गया, और फिर वो आंसू भरे नयनों से नमन के साथ विदा हो गई। नमन के साथ सीमा ने अपने ससुराल में गृह प्रवेश किया। नमन की मां और बहन निशा ने आरती उतार करके नए जोड़ों का स्वागत किया, और जब उसे एक सजे सजाए कमरे में ले जाया जा रहा था तो उसकी नजर अमन पर पड़ी। उसे सामने देख करके सीमा का सिर घूमने लगा और वो बेहोश हो करके गिरने लगी, पर नमन ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और
कमरे में ले जा करके सुला दिया, फिर उसे पानी ला करके पिलाया। वो बहुत परेशान हो गया था और बार बार उसका सिर छू करके देख रहा था कि कहीं उसे बुखार तो नहीं है। सीमा नमन के इतना केयर करने की वजह से बहुत शर्मिंदा हो रही थी, पर अपने दिलों के हाथों मजबूर थी, जो अमन को सामने देख करके बेचैन हो गया था। उधर निशा अमन को बोल रही थी, भाई आपको माँ बुला रही है। निशा की बात सुन करके अमन एक बेहोशी की सी कैफियत में माँ के सामने आकर के खड़ा हुआ। जी कहिए बेटा, जाओ दुल्हन का मुंह दिखाई दो। और उनके हुक्म पर वो सीमा के कमरे में गया और बेड के दूसरे छोर पर बैठ गया। उसने अपने प्यार का इजहार करने में देरी किया और आज उसे इस बात की कितनी बड़ी सजा मिली है, अमन का दिल जानता है। शादी मुबारक हो सीमा जी। अमन की आवाज़ सुनकर के सीमा ने घूंघट उलट करके उसे अजीब सी निगाहों से देखा और बोली, आप इतने दिनों तक क्यों नहीं आए? उसकी झील सी आंखों में उदासी के साथ ही आंसू भी झिलमिलाने लगे थे। नमन बहुत अच्छा इंसान है सीमा, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अमन को अपना दिल संभालना मुश्किल हो गया था। बड़ी मुश्किल से कहा, मैं मजबूर था सीमा, शायद मेरी जिंदगी में ईश्वर ने खुशी नहीं लिखी। अमन के लफ्ज टूटते से निकले। उसने जेब से पायल का बॉक्स निकाल करके उसके पास रख दिया और अपने आंखों के आंसू छुपाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अमन के कमरे से निकलने के बाद सीमा की आंखों ने बांध तोड़ दिए। वो रोती हुई खुद से कहने लगी, नमन बहुत अच्छा इंसान है और वो अमन नहीं है, मेरा प्यार नहीं है। कैसे बर्दाश्त करूं मैं? मेरा प्यार मेरे सामने है और मैं किसी और के नाम का मंगलसूत्र पहन चुकी हूं। अमन अपने कमरे में अड़ा तिरछा लेटा था। उसकी किस्मत बचपन से ही उसके साथ धोखा करती आई है। निशा की शादी में शामिल होने के लिए वो सही समय पर पुणे से चला था, पर एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गया। उसमें उसे बहुत चोट आई, बहुत खून बह गया उसका। वो तो कार वाला बुरा इंसान नहीं था। उसने उसे खाई से निकालने के बाद हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां महीने भर वो बेहोशी की हालत में रहा था। उसका फोन एक्सीडेंट में नष्ट हो चुका था और वो खुद ऐसी हालत में नहीं था कि कोई नंबर उसे याद रहता। जब वो ठीक हुआ तो अपने घर आया, पर यहाँ आकर के पता चला कि ईश्वर ने नई जिंदगी तो दे दी थी, पर जिंदगी जीने की वजह ही छीन ली थी। अमन ने अपनी जिंदगी के कुछ और दर्द अपनी डायरी के पन्नों पर कैद कर दिया और निढाल हो करके गिर पड़ा। नमन जब अपने कमरे में गया तो सीमा अपने घुटनों में मुंह छुपा करके रो रही थी। उसने समझा कि अपने माता पिता से दूर होना सीमा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने सीमा का हाथ अपने हाथों में लेकर के प्यार से कहा, रिलैक्स सीमा, सारी लड़कियां एक ना एक दिन अपने माता पिता से दूर होती हैं, पर कोई इतना नहीं रोती हैं। प्लीज चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसके इतने प्यार से कहने पर सीमा ने जल्दी से अपनी हथेलियों से अपने आंसू पोंछ लिए। गुड, ये हुई ना बात, बस अब तुम नहीं रोओगी। नमन ने अपने हाथ से सीमा के आंसू साफ किए और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा। सीमा ने अपनी खाली आंखों से नमन की ओर देखा, जो एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ किसी हीरो की तरह ही बहुत स्मार्ट और हैंडसम था, पर उसके दिल में तो किसी और ने जगह घेर रखी थी। नमन उसे प्यार से बता रहा था, सीमा, मैंने आज तक केवल खुशियां ही देखी हैं, जो चाहा वो मिला है मुझे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का दुख शेयर नहीं कर सकता। मेरी कोई भी बात तुम्हें बुरी लगे तुम मुझे बेहिचक बताना, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, पर हाँ, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं भी तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं ऑफिस में अपने एक कलीग को पसंद करता था और उसके बारे में मम्मी को बताना चाहता था, पर जब तुम्हें निशा की शादी में देखा तो ऐसा लगा कि अगर तुम्हें खो दिया और उस लड़की से शादी की तो उसे कभी खुश नहीं रख सकूंगा। तुम पहली नजर में ही मेरे दिलो दिमाग में जैसे जड़ें जमा चुकी थी। अब हम एक दूसरे के जीवन साथी हैं सीमा। हम एक दूसरे से अपने दिल की बातें कहेंगे, कभी कुछ नहीं छिपाएंगे। नमन बहुत प्यार से सीमा का हाथ थामे उसे समझाता रहा और वो नजरें झुकाए उसकी बातें सुनती रही। और जब दूसरे दिन सुबह का सूरज निकला तब उसे होश आया कि अब वो नमन की ब्याहता पत्नी है। उसके नाम के बिना वो अधूरी है। शादी के बाद
कि 15 दिन जल्दी ही निकल गए और नमन की छुट्टियां खत्म हो गई और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जो कि दिल्ली के पास के ही एक नगर में था। अब सीमा अपनी सासू माँ की किचन में हेल्प करने लगी थी। निशा तो पहले ही अपने पति के साथ हनीमून पर जा चुकी थी। अमन को 2 दिन से बहुत तेज बुखार था। वह पूरे दिन अपने कमरे में निढाल सा पड़ा रहता। नमन कि माँ उसका ख्याल रख रही थी। सीमा ने किचन अच्छी तरह से संभाल लिया था, इसलिए वो इस ओर से बेफिक्र थी। शायद अमन के साथ पिछले दिनों जो हुआ था उसकी वजह से उसके पिता और माँ के दिल में उसके लिए प्यार उमड़ आया था। उसके पिता भी रोज ऑफिस से आने के बाद उसके पास बैठने लगे थे, लेकिन फिर भी अमन संभाल नहीं पा रहा था। आज 4 दिन हो गए थे पर अमन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। नमन यहाँ नहीं था। तब सीमा अपनी सासू माँ से पूछ करके अमन के कमरे में चली गई। उसकी हालत देख करके सीमा का दिल तड़प करके रह गया। वह आगे बढ़ी। अमन, कैसी तबीयत है आपकी? सीमा ने अमन के जलते माथे पर हाथ रखा और अमन के दिल को जैसे सुकून मिल गया। उसने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुरा करके कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा है। कैसे उतरेगा बुखार? आप ना ठीक से कुछ खाते हैं ना पीते हैं, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो मैं सारे घर वालों को बता दूंगी कि आपको मेरी शादी नमन से होने का सदमा लगा है। फिर सब आपसे पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं और फिर नमन मुझे तलाक दे देगा। नहीं नहीं सीमा, तुम मेरे भाई का प्यार हो, तुम हमेशा उसके साथ ही रहोगी। मैं तुम्हारी जिंदगी में बस एक मुसाफिर हूँ और कुछ नहीं। नमन बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है तुमसे। प्लीज तुम उसे कुछ मत बताना। हम हमेशा अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, प्लीज। अब इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते हम। अमन ने सीमा के मुंह पर अपना हाथ रख करके कहा था। सीमा की आंखों में आंसू भर आए और वो उसे देखती रह गई। फिर एक झटके से कमरे से बाहर निकल गई और फिर थोड़ी देर के बाद खुद को संभाला और अमन के लिए सूप बनाने लगी। नमन शनिवार की शाम को घर आया तो सोचा था कि सीमा उसकी राह देख रही होगी। वो भी नमन से जुदा हो करके बेचैन होगी, पर सीमा ने तो जैसे उसके आने का कोई नोटिस ही नहीं लिया। वह उससे बातें करना चाहता था, पर वो कभी अमन के लिए सूप बनाने जा रही है तो अमन की दवाइयों का वक्त हो रहा है कह करके चली जाती। वह कितने अरमान से आज शाम के शो का टिकट लाया था, पर सीमा ने जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अमन के साथ बैठ करके लूडो खेलती रही। नमन ने रात में सीमा को समझाना चाहा कि कल शाम को चला जाऊंगा, पर सीमा ने उसे अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी और उबासियां लेती हुई कहने लगी, प्लीज नमन, मुझे नींद आ रही है, सुबह उठना है मुझे। और फिर नमन की ओर पीट करके सो गई। दूसरी सुबह भी नमन बहुत हर्ट हुआ। उसने सीमा को चाय बनाने के लिए कहा और आधे घंटे तक इंतजार करता रहा। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे से बाहर आकर के देखा तो सीमा अमन का शर्ट प्रेस करने में लगी थी। नमन को बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने अपने गुस्से को शांत किया और फिर सीमा को चाय बनाने के लिए कहा। तब जाकर के वो उठी और चाय बना करके उसे दी। फिर दोपहर के खाने पर भी सब कुछ अमन की पसंद का बनाया था सीमा ने। ये देख करके नमन ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था, पर सीमा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अमन को सारी चीजें एक एक करके खिला रही थी। थोड़ी और बिरयानी लीजिए ना, मैंने आपके लिए ही बनाई है। रात को जब सीमा अपने कमरे में आई तो नमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, ये सब क्या है सीमा? अमन के सामने तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो क्या? प्लीज मुझे जवाब दो। इस घर में मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है नमन। मम्मी जी कब तक संभालती रहेंगी? मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, वही निभा रही हूँ मैं, सीमा ने कहा। और मैं? सीमा, क्या मेरा तुम पर हक नहीं है? आपको आपका हक मिल रहा है नमन, मगर आपको खुद से हट करके किसी और का एहसास हो तब ना, सीमा ने कड़े लहजे में कहा और बेड पर लेट गई और टेबल लैंप ऑफ कर दिया। और नमन तो जैसे उसकी बात सुन करके शॉक्ड रह गया। वो पूरी रात जागता रहा। उसे यकीन होने लगा
था कि सीमा इस शादी से खुश नहीं है। नमन 2 दिन की छुट्टी लेकर के घर आया था, सोचा था सीमा को सरप्राइज देगा, पर यहाँ तो वही सरप्राइज्ड हो करके रह गया था। दूसरी सुबह वो चुपचाप चला गया, तब सीमा सो रही थी। उसे उठने के बाद पता चला कि नमन चला गया है, पर उसने कोई अहमियत नहीं दी और आराम से किचन में नाश्ता बनाने लगी। पर अमन को बहुत दुख हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसकी कुर्बानी वो अपने हाथों से ही बर्बाद कर रहा है। सीमा ने अभी कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी बदनामी भी होगी और नमन और सीमा दोनों की जिंदगी बिखर जाएगी। नमन अगले वीक एंड पर घर नहीं आया। माँ ने पूछा तो काम का बहाना बना दिया, पर सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अगली बार नमन घर आया, पर सीमा का वही रवैया था। ये देख करके उसने घर आना लगभग बंद कर दिया और फिर से ऑफिस वाली लड़की के साथ मेल जोल बढ़ाने लगा। इधर बहुत सोचने के बाद अमन ने दूसरे शहर में बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और सारी तैयारियां करने के बाद सबको घर में बताया। सीमा उसके अचानक से जाने को सुन करके परेशान हो गई। उसे जाने से बहुत रोका, पर उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अमन के पापा मम्मी ने भी उसे बहुत रोका, पर वो अपनी बात पर अडिग रहा और चला गया। उसके जाने के बाद सीमा की जिंदगी एक बार फिर से वीरान हो गई। अमन के चले जाने पर वह बहुत रोई। अब वो मुस्कुराना भी भूल गई थी, पर अब नमन कभी कभार घर आता भी तो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। एक दिन सीमा की सहेली पिंकी का फोन आया। उसने बताया कि उसकी शादी हो गई है और उसकी ससुराल उसी शहर में है जहां सीमा की शादी हुई है। तो सीमा ने उसे अपने घर आने के लिए कहा। वादे के मुताबिक पिंकी एक दिन घर आई और दोनों सहेलियां मिली तो सीमा ने अपने सारे दुख अपनी सहेली से कहा कि उसकी शादी अमन के छोटे भाई से हुई है। सारी बात सुन करके पिंकी ने उसे समझाया, देखो सीमा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन उससे भी अधिक बुरा तुम खुद अपने साथ कर रही हो। अमन तुम्हें नहीं मिला और नमन को तुम जानबूझ करके खुद से दूर कर रही हो। ये कहाँ की अक्लमंदी है? सोचो, अगर अमन भी तुमसे छीन लिया गया तब तुम क्या करोगी? पिंकी ने उसे सारी ऊंच नीच समझाई। मैंने सिर्फ अमन से प्यार किया है पिंकी। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि सारी जिंदगी कुढ़ने के बदले मैं नमन से तलाक ले करके अमन से शादी कर लूं और हमारी जिंदगी में फिर से बहार आ जाए? सीमा पर पिंकी की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो अपनी बात पर ही कायम थी। इतना समझाने के बाद भी सीमा कुछ समझने के लिए तैयार नहीं थी। तो पिंकी ने हथियार डालते हुए कहा कि मैंने तुम्हें एक दोस्त के नाते समझाने की कोशिश की है, पर जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जब तुम कुछ समझना ही नहीं चाहती हो तो मैं कुछ बताना चाहती हूँ। आजकल तुम्हारे पति नमन मेरे घर के बगल वाले घर में बहुत आते जाते हैं। सोनिया नाम है उसका। सुना है दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। इतना समझा करके पिंकी चली गई। उस रात सीमा ने बहुत देर तक अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचा और फिर अमन को फोन किया और बोलने लगी, अमन, अब आप चाहे कुछ भी समझें, पर मैंने आपसे दिल की गहराइयों से प्यार किया है और बदले में मुझे बस आंसू ही मिले हैं। पर मैं अब बहुत थक गई हूँ। प्लीज मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिए और मुझे बस इतना बता दीजिए कि क्या अपनी जिंदगी के किसी भी लम्हों में आपने मुझसे प्यार किया है? आप एक बार बता दीजिए, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ दूंगी, बस आप मेरा साथ दीजिए। आप एक बार मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, इसके बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। सीमा के फोन रखने के बाद अमन परेशान हो गया। उसके दिल में सन्नाटे भर गए थे। सारी उम्र वह अपनों के बीच रह करके प्यार पाने के लिए तरसता रहा। उसे पता था दर्द क्या होता है। हाँ, कभी नमन की किस्मत से उसे जलन भी होती थी, पर उसने कभी भी यह नहीं सोचा कि उसे तकलीफ हो। कुछ भी था, उसे अपने छोटे भाई से बहुत प्यार था। अमन मान चुका था कि सीमा का प्यार उसके नसीब में नहीं है। अगर होता तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता। उसने सोचा था कि बहन की शादी के बाद बिजनेस शुरू करेगा, फिर पापा को सीमा के बारे में बताएगा, क्योंकि उसका ख्याल था कि पापा उससे नाखुश हैं और
और जब तक वह सेटल नहीं हो जाता है अपनी शादी के बारे में कैसे कह सकता है। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था और अब सीमा उसके छोटे भाई की पत्नी बन चुकी थी। फिर अगर नमन और सीमा का तलाक हो भी जाए तो कोई भी अमन और सीमा की शादी से खुश नहीं होगा, और जिस रिश्ते से सभी नाखुश हों वह रिश्ता कैसे खुशी दे सकता है। इतना सब सोचते हुए अमन की आंखों में आंसू भर आए थे। बस एक बार कहने की देर थी और उसके लिए सीमा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। उसका प्यार उसे मिल सकता था पर वह ये नहीं चाह सकता था। उसने खुद को संभाला और अपने कॉलेज की दोस्त मिशेल जॉनसन को फोन किया जो उसे बहुत पसंद करती थी। यहाँ तक कि उसने आगे बढ़ करके अमन को शादी के लिए प्रपोज किया था। फिर उसने मिशेल से मुलाकात की। उसके पेरेंट्स को अमन के साथ उसकी शादी के लिए कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए अमन ने घर में किसी को बताए बिना मिशेल के साथ शादी कर ली ताकि सीमा को यकीन हो जाए कि वह बेवफा है। उधर सीमा के लिए एक एक दिन गुजारना बहुत भारी लग रहा था। अमन से बात किए हुए पूरा महीना बीत गया था पर उसने कोई बात नहीं की थी। उस दिन भी जब वो अमन को अपने दिल की बात बता रही थी तब वह बस सुनता ही रहा था, जवाब में कुछ भी नहीं कहा था और सीमा को अपनी आस टूटती सी लगी थी। इधर नमन भी महीने भर से घर नहीं आया था। सीमा को अपनी जिंदगी अजीब सी दोराहे पर खड़ी नजर आ रही थी। उस दिन सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। अमन की ओर से तो यह निराश हो चुकी थी और अब नमन को भी खो देने का दुख होने लगा था। उसका मन बहुत उदास था, इसलिए वह भगवान जी के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रही थी कि उसे सही रास्ता दिखाएं। और जब वो प्रार्थना करके घूमी तो सामने ही नमन चला आ रहा था। उसने एक नजर सीमा को देखा और माँ को प्रणाम करके अपने कमरे में चला गया। सामने ही टेबल पर नमन और सीमा की शादी की तस्वीर रखी थी। उसने तस्वीर उठा लिया और बहुत देर तक देखता रहा और सोचता रहा कि क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है सीमा। उसी पर सीमा कमरे में आई तो नमन ने उसे देखा और चाहने के बावजूद भी उसके चेहरे से अपनी निगाहें नहीं हटा सका। नमन की प्यार भरी नजरों की तपिश से सीमा पानी पानी हो गई और नजरें झुका करके बोली, जी मैं चाय लेकर के आती हूँ। उस रात सीमा ने बहुत कोशिश की नमन से माफी मांग ले और उसे मना ले, पर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और वह कुछ नहीं बोल पाई। पूरी रात दोनों एक ही बेड पर लेटे हुए एक दूसरे के बारे में सोचते रहे मगर एक दूसरे से कोई बात नहीं की और सुबह हो गई और सुबह खामोशी से नमन चला गया। दूसरे दिन सीमा को बुखार था कि पोस्टमैन ने एक लिफाफा ला करके दिया। उसमें कुछ तस्वीरें थी जिसे देख करके वह गुमसुम सी हो गई। एक चिट्ठी भी थी तस्वीरों के साथ जिस पर सीमा लिखा था। उसने खोल करके पढ़ना शुरू किया। सीमा, बहुत दिनों बाद तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, हो सके तो माफ कर देना। असल में मैं अपनी वाइफ मिशेल के साथ हनीमून पर जा रहा हूँ। उस दिन जब तुमने मुझसे बात की तो मैं शॉक्ड रह गया और कुछ जवाब नहीं दे सका। तुम बेकार में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। आज मैं तुम्हें साफ साफ सारी बातें बताता हूँ। सीमा अमन की चिट्ठी पढ़ रही थी। लिखा था, सीमा तुम बेशक बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो। कोई भी व्यक्ति तुमसे मोहब्बत कर सकता है पर माफ करना वो मैं कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें बस एक अच्छी दोस्त माना है और कुछ नहीं। पता नहीं कैसे तुमने इस दोस्ती को प्यार समझ लिया। मैं पहले तुम्हारे प्यार को बस तुम्हारा बचपना समझ रहा था, क्योंकि मैंने देखा था तुम्हें नावल के बेजान किरदारों के लिए आंसू बहाते हुए और इसलिए मैं तुम्हें रोने से बचाना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कभी तुम्हारा दिल टूटे, मगर आज ऐसे हालात हो गए हैं कि तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ रही है। देखो सीमा, सच्ची मोहब्बत कभी भी जिस्म को पाना नहीं होता है। अगर तुम्हारे मुताबिक तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो वह कभी तुम्हारे दिल से खत्म नहीं होगी, चाहे तुम किसी और के साथ जिंदगी गुजारो। ये मोहब्बत दिल में दबी रहे तभी अच्छा है। हमें वही मिलता है जो हमारे नसीब में होता है, और समझ लो कि मैं अगर तुम्हारे नसीब में होता तो तुमसे जरूर मिलता। सीमा, मैंने केवल एक लड़की से मोहब्बत की है और वो सीमा नहीं, मिशेल जॉनसन है जो अब मेरी पत्नी है। मैं तुमसे भी गुजारिश करता हूं कि कहानियों की दुनिया से बाहर निकलो और हकीकत में जीना सीखो। इसी में तुम्हारी भलाई है। नमन बहुत अच्छा लड़का है, उसे मत खोना। और मैं भी अब अपनी
खुशियां नहीं खोना चाहता, इसलिए प्लीज तुम भी मेरी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी मत करना और पिछली सारी बातें भूल जाना। हम जल्द ही घर आ रहे हैं सबसे मिलने, तुम्हारा दोस्त अमन। पूरी चिट्ठी पढ़ लेने के बाद सीमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह निढाल सी जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। वो रो रो करके अपने मोहब्बत का मातम मना रही थी। रोते रोते उसका सिर चकराने लगा था। फिर भी वह खुद को संभालते हुए उठी और किचन में गैस जला करके चिट्ठी को आग के हवाले कर दिया। और कागज के जलते ही जैसे सीमा के दिल में कोई हिम्मत नहीं बची और वह वहीं किचन के फर्श पर गिरती चली गई और बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। नमन के मम्मी पापा दोनों पास ही बैठे थे। सीमा को होश में आया देख करके मम्मी जी तुरंत उसके पास आई। सीमा उठना चाह रही थी तो उन्होंने उसकी उठने में मदद की और उसके पीछे तकिया लगा करके उसे सहारा दिया। अब कैसी तबीयत है बेटी? तुम्हें बेहोश देख करके तो हमारी जान ही निकल गई थी। डॉक्टर साहब को फोन किया, वह तो आते ही होंगे। ऐसे कैसे तुम बेहोश हो करके गिर गई? नमन की मां परेशानी में बोलती जा रही थी और सीमा खुद को हल्का महसूस कर रही थी। सीमा ने नमन की मां का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, बोली, मम्मा आप नमन को बुला दीजिए ना प्लीज। हाँ बेटा, मैं उसे फोन कर चुकी हूँ, उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर के आती हूँ। वह प्यार से बोल करके किचन में चली गई तो सीमा फिर से उदास हो गई। फिर देखते देखते पूरा हफ्ता गुजर गया पर नमन घर नहीं आया। पर हाँ, अमन जरूर आ गया अपनी पत्नी मिसाल के साथ। अमन को अचानक से आया देख करके और वो भी अपनी पत्नी के साथ। मम्मी पापा दोनों हैरान रह गए। सीमा ने अमन की आंखों में कुछ ढूंढना भी चाहा पर वहां उसे अपनी बीबी के लिए बेशुमार प्यार नजर आया। मिसाल का खूबसूरत चेहरा भी पति के प्यार को पा करके दमक रहा था। सीमा को अपना आप बहुत खाली खाली सा लग रहा था। हालांकि मम्मी पापा अमन के बगैर बताए शादी करने से बिल्कुल खुश नहीं थे। पर फिर जब मिसाल ने आगे बढ़ करके दोनों के पांव छुए तो दोनों ने उसे आशीर्वाद दे दिया और सीमा को आरती का थाल सजा करके लाने के लिए कहा। हाँ, तब तक अमन और मिसाल को दरवाजे पर ही रुकना पड़ा। फिर मम्मी जी के कहने पर सीमा आरती की थाली और चावल से भरा हुआ कलश लेकर के आई। उसने कलश को दरवाजे पर रखा और मम्मी जी ने अमर और मिसाल के साथ में आरती उतारी। मिसाल ने अपने दाहिने पैर से कलश को गिराया और फिर अमन के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। अब अमन ने शादी तो कर ली थी, इसलिए रिसेप्शन पार्टी की तैयारियां की जाने लगी। सभी दूर और करीब के रिश्तेदारों को फोन करके आने के लिए कहा गया। पापा जी टेंट वाले और बूफे वालों को कॉल करने लगे। पूरे घर में शादी की हलचल सी लगने लगी और सीमा सभी तैयारियां करते हुए नमन के बारे में सोचे जा रही थी। रिसेप्शन में भी सभी रिश्तेदार आते हैं, बस नमन नहीं आया था और सीमा के मायके से भी इतनी जल्दी से सभी नहीं आ पाते, इसलिए बस राहुल आया था। मिसाल को ब्यूटी पार्लर वाले ने घर में आकर के ही तैयार किया था। गोल्डन रेड कॉम्बिनेशन के लहंगे में उसका गोरा रंग दमक रहा था। अमन ने भी मिसाल के लहंगे से मैचिंग शेरवानी पहनी थी। दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अमन बहुत खुश लग रहा था। सभी नए जोड़े की तारीफ कर रहे थे, सभी खुश थे। बस एक सीमा का दिल जल रहा था। वह अपने कमरे में आकर के रोते हुए नमन का नंबर लगाती है, पर फोन नमन के बदले किसी लड़की ने उठाया और वो समझ गई कि ये वही ऑफिस वाली लड़की सोनिया है। सीमा ने अपने दिल को संभालते हुए फोन काट दिया और अपने हाथों में चेहरा छुपा करके रोने लगी। सीमा बहुत प्यार से पुकारने पर उसने अपना चेहरा उठा करके देखा तो हैरान रह गई और दीवानों की तरह उठ करके नमन के सीने से लग गई और फूट फूट करके रोने लगी। नमन, आप आ गए। मैंने आपको कितना याद किया, कितनी बार पुकारा, आप इतनी देर से क्यों आए? मैं कितना रोई, आपने मुझे मेरे हाल पर क्यों छोड़ दिया नमन? और नमन उसे बाहों में छुपाए उसे दीवानों देखे जा रहा था, जैसे अब अगर सीमा उससे अलग हो गई तो वह जिंदगी खो देगा। सीमा बोले जा रही थी, नमन मुझे आपकी जरूरत है, मैं बिल्कुल हार गई हूँ, अब आपके पहलू में आराम करना चाहती हूँ, बोलिए आप सहारा देंगे मुझे? नमन ने प्यार से सीमा का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया और मोहब्बत भरे लफ्ज
से कहा, हाँ सीमा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैंने तो शादी की पहली रात ही तुम्हें सब बता दिया था और कहा कि तुम मुझसे सारे दुख शेयर कर सकती हो, पर तुम मुझे नजरअंदाज करती रही और अमन भैया का मुझ पर तरजीह देती रही। तुमने कभी मेरे प्यार की परवाह नहीं की, तो मैं क्या करता जान? कोई रास्ता भी तो नहीं था मेरे पास। मगर देखो, मैं पागल तुमसे नाराज होकर के भी ज्यादा नाराज नहीं रह पाया। तुम्हारी तबीयत के बारे में मम्मी ने बताया तो मैं तुरंत आना चाहता था, पर मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। फिर बाद में मम्मी ने फोन पर बताया कि अब तुम ठीक हो, तब चैन आया मुझे। और आज देखो, छुट्टी मिलते ही तुम्हारे पास भागा चला आया और जल्दी जल्दी मैं अपना मोबाइल ऑफिस में ही छोड़ आया। प्लीज सीमा, अब मुझसे कभी दूर मत जाना। अपनी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। पता है, एक दिन पिंकी भाभी ने मुझे अपने घर बुलाया था। वो तुम्हारी दोस्त है ना? वो बता रही थी कि तुम कहानियों की दुनिया में रहने वाली लड़की हो, और ये भी बताया कि तुम्हें फिल्मों और कहानियों के हीरो बहुत अच्छे लगते हैं। तो देख लो, तुम्हारा हीरो कितना हैंडसम है और तुम्हें दीवानों की तरह चाहता है। प्लीज अब तो मुस्कुरा दो। नमन की बात सुन करके सीमा खिलखिला करके हंस पड़ी। क्या हुआ, मैं हैंडसम हीरो नहीं लग रहा हूँ क्या? सीमा को खिलखिला करके हंसते हुए देख करके नमन बहुत खुश हुआ। फिर हैरान होकर के पूछा, तो सीमा ने हंसते हुए नहीं में सिर हिला करके कहा, क्यों? अब सीमा ने नमन के गाल पर हाथ फेरा और उसके आगे कर दिया। उसके हाथ में लाल रंग लगा दिया। शायद बाहर किसी ने मजाक में लगा दिया था। सीमा का हाथ रंगा देख करके नमन भी हंस दिया और एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने सीमा को सोनिया के बारे में सब बता दिया। वह केवल उसकी दोस्त थी और कुछ नहीं। नमन का फोन छूट जाने की वजह से उसने उठाया था और कोई बात नहीं थी। फिर थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को हाथ थामे खुशी खुशी कमरे से बाहर आए। स्टेज पर खड़े अमन ने दोनों का साथ में हाथ थामे देखा तो एक धीमी सी मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई और उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आज उसने कहानियों की दुनिया में बसर करने वाली एक नाजुक एहसास वाली लड़की को उसका असली हीरो लौटा दिया था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।